हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 12। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू किया था। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे H2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी, तो 1, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। N2 की बॉन्ड ऑर्डर 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन की बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें एक टेबल मैंने बताया था कि किसी डायटोमिक स्पेसिस में यदि मतलब दो एटम से बने हुए कोई मॉलिक्यूल और आयन में यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। यदि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। और 14 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन घटता जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटती चली जाएंगी और घटते 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 0 होगी, फिर बढ़ेंगी लेकिन 1 तक बढ़ेंगी, फिर घटते घटते 0 होगी, फिर बढ़ेंगी लेकिन 1 तक बढ़ेंगी, फिर घटते घटते 0 होंगी। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की जो लेंथ होती है जनरली मेजर करी जाती है एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर और पिकोमीटर में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाली फैक्टर, तो फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। तो जितनी लार्जर साइज होगी बॉन्डेड एटम की जितनी लार्जर साइज होती है बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड ऑर्डर की। जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी तो एटम एक दूसरे के क्लोजर आता जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती चली जाएंगी। फिर परसेंटेज कैरेक्टर बताए थे। मोर परसेंटेज कैरेक्टर मतलब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो यदि एटम के अंदर मोर परसेंटेज कैरेक्टर है तो जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो शॉर्टर होती चली जाएंगी। मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर की। तो इतना तक मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, तो बेसिक यहां बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से है, एनर्जी मतलब उस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कि बॉन्ड एनर्जी क्या, तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर अ गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कि ए बी कोई गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब ए और बी मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रखा है। तो ए बी कोई गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इस गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल को यदि हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं, इस गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। अणु क्या है, तो परमाणुओं का समूह है जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बंधा होता है। तो हमने कंसीडर करा ए बी कोई गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दो एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है। तो इस गैसेस आइसोलेटेड मॉलिक्यूल को, इस गैसेस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग
तोड़ करके एटम को अलग अलग कर दें। जैसे अगर मान लेते हैं कि HCl गैस है, अगर HCl गैस है तो इसमें हाइड्रोजन को अलग, क्लोरीन को अलग कर देना है। तो इसको अलग अलग करने में जो हमें एनर्जी लगेंगी वही कहलाती है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम। 1 मोल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल को गैसेस आइसोलेटेड एटम में अलग अलग कर दीजिए, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऊर्जा की वह मात्रा जो रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, 1 मोल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम, इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम। गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वह मात्रा जो रिक्वायर्ड होती है टू डिसोसिएट 1 मोल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम। 1 मोल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल को एटम में अलग अलग कर देने में जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। The amount of energy required to dissociate 1 mole gaseous diatomic molecule into gaseous isolated atom। 1 mole gaseous diatomic molecule को gaseous isolated atom में अलग अलग कर देने में, 1 mole gaseous diatomic molecule को एटम में अलग अलग कर देने में जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, कंज्यूम होती है, खपत होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो जनरली मेजर कर जाती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी इज जनरली मेजर्ड इन, जो बॉन्ड एनर्जी होती है जनरली मेजर करी जाती है इन किलो कैलोरी पर मोल और अथवा किलो जूल पर मोल। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो जनरली मेजर करी जाती है किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उसमें मतलब इसमें हीट कंज्यूम होती, एनर्जी कंज्यूम होती। तो ध्यान रखेंगे नोट, बॉन्ड डिसोसिएशन, ध्यान रखेंगे नोट, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे जो बॉन्ड की जो डिसोसिएशन होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, उसमें सोसी होती है, उसमें हीट कंज्यूम होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जहां कहीं बॉन्ड को तोड़ेंगे वहां पर हीट कंज्यूम होगी, मतलब एनर्जी की कंसर्न, मतलब हीट रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जहां कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहां एनर्जी रिलीज होगी। ऑब्वियस है जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुई तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी।
उसी तरह से यदि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना, अगर बॉन्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता जाए उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। कहीं पर अगर इसलिए कहा जाता है कि आकर्षण जहां पर बढ़ेगा तो वहां एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटना। तो ध्यान रखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जहां कहीं भी बॉन्ड तोड़ना होगा वहां पर हीट लगेगी और जहां भी बॉन्ड बनेगा वहां एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जैसे अगर अपन कह दें कि अगर HCl है, अगर इसे आप अलग अलग एटम में तोड़ दें, अगर यहां पर डेल्टा H इक्वल टू प्लस x किलो जूल पर मोल है, मतलब HCl को 1 मोल HCl मॉलिक्यूल को 1 मोल HCl गैसेस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और क्लोरीन में अलग अलग कर देने में अगर x किलो जूल एनर्जी लगा है, तो अगर इसे उल्टा कर दीजिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम गैस 1 मोल क्लोरीन एटम गैस जब आपस में कंबाइन करेगा और HCl गैस बनाएगा 1 मोल, इसमें जो एनर्जी होगी वो -x किलो जूल हो जाएंगे। मतलब यहां पर बॉन्ड तोड़ने में देखिए ये हीट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर डेल्टा H प्लस x किलो जूल पर मोल है, मतलब यहां पर हीट आपको लगा, मतलब यहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा H क्या बताता था? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो बेसिक यहां पर प्लस में इसका मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब इसमें आपने हीट दिया। तो यहां पर डेल्टा प्लस है, प्लस मतलब इंडोथर्मिक होता है। डेल्टा H अगर प्लस है में है तो इंडोथर्मिक, और डेल्टा H अगर माइनस में है तो एक्सोथर्मिक। मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री में बताया है, यदि किन्हीं का छूटा तो थर्मोकेमिस्ट्री जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करा मैंने, वहाँ इंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यदि किन्हीं का छूटा है तो थर्मोकेमिस्ट्री में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, थर्मोकेमिस्ट्री में जाइए, वहाँ बताया मैंने। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन है, इसलिए प्लस मतलब यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन है प्लस है और यहाँ पर माइनस मतलब एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H अगर प्लस है तो इंडोथर्मिक, मतलब उसमें सोर्स मतलब उसमें हीट कंज्यूम होगी, और डेल्टा H माइनस है मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट रिलीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो हमने कंसीडर करा है गैसेस डायटमिक मॉलिक्यूल। तो किसी गैसेस डायटमिक मॉलिक्यूल को, मतलब 2 एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को अगर एटम में अलग अलग करेंगे तो उसमें जो हीट कंज्यूम होती है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसेस डायटमिक मॉलिक्यूल इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम। 1 मोल गैसेस डायटमिक मॉलिक्यूल को गैसेस आइसोलेटेड एटम में अलग अलग करने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसेस डायटमिक मॉलिक्यूल इनटू गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जनरली मेजर करी जाती है किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो ध्यान रखें बॉन्ड डिसोसिएशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यदि पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल होती है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि H2O में OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एनर्जी लिया जाता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। पॉलीएटमिक मतलब कोई ऐसी मॉलिक्यूल है जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा एटम है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड एनर्जी होती है एवरेज लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी टेकन, जो बॉन्ड एनर्जी ली जाती है, बॉन्ड एनर्जी टेकन इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जैसे अगर H2O गैस है, यहां पर OH बॉन्ड को तोड़ने में जो लगेगी एनर्जी, तो पहले OH बॉन्ड को तोड़िए,
इसमें अगर सपोज एनर्जी लगा डेल्टा H1, फिर दूसरे OH बॉन्ड को तोड़िए, इसमें एनर्जी लगा डेल्टा H2। तो H2O में जो दो OH बॉन्ड है, इसका मतलब ओवरऑल क्या हुई, H2O गैस, ये 2H गैस प्लस O गैस। इसलिए यहां पर एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी हुई डेल्टा H इक्वल टू क्या, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। तो यहां पर एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी हुई, मतलब एक OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी हुई वो कितनी हुई, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। तो इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एनर्जी ली जाती है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ली जाती है। जैसे H2O में OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तो पहले एक OH बॉन्ड को तोड़े, उसमें एनर्जी सपोज डेल्टा H1 लगा, फिर दूसरे OH बॉन्ड को तोड़े, डेल्टा H2 लिया, फिर इसका एवरेज दिस। तो ध्यान रखेंगे जो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स होती है उसमें जो बॉन्ड एनर्जी लिया जाता है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी लिया जाता है। ये डेल्टा H एवरेज होगी, मतलब ये क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। ये क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी OH बॉन्ड की। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड कितनी, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी डेल्टा H1, दूसरे OH बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी डेल्टा H2। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड कितनी, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, किन किन बातों से, किन किन कारणों से जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, किन किन कारणों से बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो फर्स्ट वन, जो पहली फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियस है। बॉन्ड ऑर्डर क्या, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। बॉन्ड ऑर्डर क्या, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो दो एटम के बीच में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। दो एटम के बीच में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया था कि ऑब्वियसली ग्रेटर विल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जितनी ज्यादा दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ग्रेटर बिल बॉन्ड ऑर्डर, हायर बिल बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो बॉन्ड ऑर्डर के। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए, राइट ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इन फर्स्ट वन में O2 H2O2 O3, सेकेंड वन O2 प्लस O2 माइनस। बताइए ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है O2 H2O2 O3 में क्या है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा लगेगी। दूसरा है कि O2 में ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि O2 प्लस में कि O2 माइनस में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फर्स्ट पर इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो ग्रेटर बिल बॉन्ड ऑर्डर, जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होती है उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो बेसिक बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगी
दो एटम के बीच में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो राइट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इन O2 H2 O2 एंड O3। तो सॉल्यूशन फर्स्ट वन O2 है, O2 मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर होगी 2 H2O2। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर होती है H2O2, मतलब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होगी 1। अब O3 आ जाएंगे, O3 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसके जब पर सिंगल बॉन्ड देंगे, जो डोनर है उसके ऊपर प्लस या माइनस। ध्यान दीजिए कंजुगेटेड सिस्टम होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इसके बगल वाले एटम के पास, एक ऐसी एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो इसमें कभी डबल बॉन्ड इधर चला जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब रेजोनेटिंग होता है, वाइब्रेटिंग होता है, रेजोनेटिंग होता है, वाइब्रेटिंग। कभी डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो जो इफेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगी, एक तो जो सिग्मा बॉन्ड है तो जो कहते हैं 1+, तो कभी ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब रेजोनेटिंग है, वाइब्रेटिंग। मतलब एक डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर बढ़ जा रहा है, मतलब एक पोजीशन पर एक तो एक बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो रेजोनेटिंग है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब वाइब्रेटिंग है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब यहाँ पर 1 तो एक बॉन्ड होगा ही, प्लस एक बॉन्ड 2 जगह पर बढ़ जा रहा है, इसलिए 1/2, मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, तो 3/2। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी, तो एक बॉन्ड तो है, लेकिन एक बॉन्ड जो है रेजोनेटिंग है, वाइब्रेटिंग है 2 पोजीशन पर, इसलिए एक पोजीशन पर 1/2। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, इसलिए यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होगी, तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होगी वो क्या होगा, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगी, तो O2 की ज्यादा हो जाएगी किससे, तो O3 से ज्यादा हो जाएगी किससे, तो H2O2 से। मतलब O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी किसकी तुलना में, तो O3 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी तुलना में ज़्यादा लगेगी किससे, तो H2O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको तोड़ने में। नाउ सेकेंड वन इज O2+ एंड O2-। अब देखिए O2 अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना है, तो डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2। या ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि 14 इलेक्ट्रॉन वाली जितनी भी डायटोमिक स्पेसीज है, 14 इलेक्ट्रॉन वाली जितनी भी डायटोमिक स्पेसीज, उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, तो 3 होती है। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन घट जाए, इसे एक इलेक्ट्रॉन घट जाए या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन घट जाए या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाए, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होती है 3 से, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती नहीं। तो हम 14 इलेक्ट्रॉन वाला अगर डायटोमिक स्पेसीज तो बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तब तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगी, मतलब 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से घट जाएंगी 2। 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगी 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगी 1। उस तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर घट जाए तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगी 2.5। एक इलेक्ट्रॉन और घट जाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगे तो 2। तो बेसी O2+ में इलेक्ट्रॉन कितनी है, कहेंगे जी वो एक ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 ऑक्सीजन के पास 16, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया,
तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो 2.5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, तो 2.5। उसी तरह से है O2 माइनस। O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16, और इसके ऊपर -1 है तो 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन वाले की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो 0.5। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो बॉन्ड ऑर्डर के। इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, यहां पर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होगी वो किस में ज्यादा होगी, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब O2 प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर होगी ज्यादा होगी किससे, तो O2 से। ज्यादा होगी किससे, तो O2 माइनस। मतलब O2 प्लस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी O2 से, और O2 में ज्यादा लगेगी किससे, तो O2 माइनस से। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, नेक्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता, दैट इज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। नेक्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, दैट इज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम की साइज ऑब्वियस है, लार्जर बी द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। ये सेकेंड में, लार्जर बी द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जितनी ज्यादा साइज होगी बॉन्डेड एटम की, लार्जर बी द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, लार्जर बी द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जितनी लार्जर साइज होगी बॉन्डेड एटम की, लार्जर बी द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, बीकर बिल बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा बॉन्डेड एटम की, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्डेड एटम की, उतनी कम अट्रैक्शन फोर्स होगी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स घट जाएंगी, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस द्वारा लगाया जा रहा आकर्षण बल बॉन्ड पेयर के ऊपर, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचता रहता है। तो यदि बॉन्डेड एटम की साइज बड़ी हो गई, तो यदि बॉन्डेड एटम की साइज बड़ी होगी तो जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर के बीच की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई मतलब बॉन्ड पेयर के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होगी, मतलब बॉन्ड वीक हो गया। तो लार्जर बिल साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जितनी बड़ी साइज होती है बॉन्डेड एटम की, वीक हो जाता है बॉन्ड, बीकर बिल बॉन्ड। तो लार्जर बिल साइज ऑफ बॉन्डेड, लार्जर बिल साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, बीकर बिल बॉन्ड, बीकर बिल कोवलेंट बॉन्ड, उतनी बीकर हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड। सो स्मॉलर बिल, इसलिए स्मॉलर हो जाती, कम लगेगी, स्मॉलर बिल वाट तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी स्मॉलर बिल वाट तो बॉन्ड एनर्जी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है, वित्त कर्मानुपाती होती है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम की। मतलब जितनी बड़ी साइज होगी बॉन्डेड एटम की, उतनी बॉन्ड वीक हो जाती है, उतनी कोवलेंट बॉन्ड वीक हो जाएंगी। तो अगर बॉन्ड वीक हो गई तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, मतलब एनर्जी कम लगेंगी। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम की। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होगी किसकी, तो आप कह सकते हैं कि HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की साइज छोटी है HCl से। HCl की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, तो HBr से। ज़्यादा होगी किससे, तो HI से। तो HF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है HCl से, ज़्यादा होती है HBr से, ज़्यादा होती है HI से। ठीक है।
नाउ तीसरे फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम के न्यूक्लियस खींचता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, इस कारण से तो सिंस जो लोन पेयर रिपल्सन होती है वो ज़्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। इस कारण से प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, अगर बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुई तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम क्या करता है, एग्जर्ट स्ट्रांग रिपल्सन, एग्जर्ट करता है स्ट्रांग रिपल्सन। सो weaken द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसको कमजोर कर देता है। एंड हेंस अगर बॉन्ड कमजोर पड़ गया तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। एंड हेंस डिक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी, जिसके कारण जो बॉन्ड एनर्जी होती है डिक्रीज कर जाती है। मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह इनवर्सिव प्रोपोर्शन होती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। मतलब बॉन्डेड एटम के पास यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन लगता है ना। यही कारण है अगर आपसे कहा जाए कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है फ्लोरीन बॉन्ड की, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की लेसर होती है ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, यहां पर दो लोन पेयर होता है, लेसर होती है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने से जो बॉन्ड एनर्जी होती है डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन करें वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। कह रहा क्यों बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन बॉन्ड की कम होती है क्लोरीन से और क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ज्यादा होती है आयोडीन से। तो आंसर अभी जस्ट आपने देखा कि जैसे जैसे बॉन्डेड एटम की साइज बढ़ती जाए, अगर बॉन्डेड एटम की साइज बढ़े, जैसे अगर हम यहाँ के फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, तो बॉन्डेड एटम की साइज बढ़ने से क्या होता है, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घट जाती है, मतलब बॉन्ड वीक हो जाता है। मतलब यहाँ पर बॉन्ड सबसे वीक होना चाहिए, तो जब बॉन्ड वीक हो गया तो यहाँ पर तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी चाहिए, तो फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन करा नहीं, फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी कम होती है क्लोरीन से। करा क्यों बॉन्ड एनर्जी, ऐसे तो हमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए था फ्लोरीन का, उसका क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। करा नहीं कि बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कम हो जाती है, किससे, तो क्लोरीन से। ऐसे हमारे रूल के अनुसार बॉन्डेड एटम की साइज जितनी बड़ी हो, बॉन्डेड एटम की साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्डेड एटम की साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन यहाँ करा मतलब फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी है। करेक्ट, क्यों बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की लेसर होती है क्लोरीन से और क्लोरीन की ग्रेटर हो जाती है, तो ड्यू टू देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसके पास लोन पेयर है और इस लोन पेयर के बीच में दूरी कम है, तो यहाँ लोन पेयर जो रिपल्सन होती है स्ट्रॉन्गर। कि जी क्लोरीन में भी तो लोन पेयर है, यस है, लेकिन क्लोरीन की साइज बड़ी होने से यहाँ जो लोन पेयर रिपल्सन जो होती है, यहाँ लोन पेयर जो रिपल्सन है, यहाँ पर जो लोन पेयर रिपल्सन क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पर लोन पेयर जो रिपल्सन है वो लेसर है।
तो लोन पे रिपल्सन यहाँ ग्रेटर यहाँ लेसर है, तो ग्रेटर होने के कारण क्या होता, तो कोवेलेंट बॉन्ड गेट वीकेन, जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड गेट वीकेन, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो कमजोर हो जाती है। यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो क्या हो जाती है, गेट स्ट्रॉन्गर, गेट स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो क्या हो जाती है, तो वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोन पे रिपल्सन होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज होने से लोन पे नज़दीक में है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज आप लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण, ड्यू टू स्मॉल साइज लोन पे रिपल्सन ग्रेटर है, तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो गया, सो लेसर एनर्जी, सो बॉन्ड एनर्जी गेट डिक्रीज है। तो ये यहां पर भी लोन पे रिपल्सन है, लेकिन लेसर है ड्यू टू व्हाट, तो लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। और यहां पर लोन पे भी ग्रेटर है, किसके कारण, तो ड्यू टू स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण लोन पे नजदीक हो गया, तो लोन पे नजदीक हो गया तो रिपल्सन ज्यादा लगेगी। तो रिपल्सन ज्यादा लगने से बॉन्ड क्या होगा, तो वीक हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी, बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा। तो बॉन्ड अगर कमजोर पड़ गया तो उसे तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ऐसे हमें रूल के अनुसार तो जितना बॉन्डेड एटम की साइज अगर बढ़ता जाए, तो जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन की ऊपर न्यूक्लियस की लगने वाले जो आकर्षण बल है, अगर बॉन्डेड एटम की साइज बढ़ती जाए तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो घटती चली जाती है, मतलब बॉन्ड कमजोर पड़ता चला जाता है। तो बॉन्डेड एटम की साइज बढ़ने से, बॉन्डेड एटम की साइज बढ़ने से जो बॉन्ड होता है वो वीक होता चला जाता है, मतलब अब वो कम एनर्जी लगेगी तोड़ने में। लेकिन अगर नहीं, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है क्लोरीन से। ऐसा क्यों होता, तो यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है, लोन पेयर। बॉन्डेड एटम के पास क्या है, तो लोन पेयर है। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड एटम क्या करता है, तो रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण बॉन्ड क्या हो जाती है, तो वीक हो जाती है। तो जब बॉन्ड वीक हो गई तो उसे तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम जाती है। यही कारण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है जेईई के अंदर, नीट के अंदर, ठीक है। नाउ बॉन्ड एंगल, फोर्थ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज बॉन्ड एंगल। तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या, तो बी कंसीडर ABX जैसे अगर मान लेते AB है, जैसे A है सेंट्रल एटम है, ये B है, ये B है, और भी B होगा इस तरह से। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, जिसे हम बॉन्डेड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्डेड ऑर्बिटल, इसके बीच की जो एंगल होती है वही क्या कहलाता, तो बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, या कि एवरेज एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल। अगर बहुत सारा BAB बॉन्ड है, अगर बहुत सारा BAB बॉन्ड है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं। तो ये सिंपली बॉन्ड एंगल क्या है, तो एंगल या एवरेज एंगल क्या दीजिए, एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की जो एंगल होती है वही क्या कहलाता है, तो बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो बॉन्ड एंगल जनरली मेजर करी जाती है किस में, तो डिग्री और मिनट्स में। बॉन्ड एंगल मेजर्ड इन, बॉन्ड एंगल मेजर करी जाती है, मेजर्ड इन डिग्री एंड मिनट्स।
तो बढ़ते बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड के बीच की एंगल मतलब दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की एंगल, दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की एंगल, जैसे यहाँ पर बी ए बी के बीच की एंगल, बी ए बी के बीच की एंगल। तो बहुत सारे अगर बी ए बी बॉन्ड है तो सारे बॉन्ड एंगल को जोड़ करके उसे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल से डिवाइड, मतलब एवरेज भी ले सकते हैं। तो एंगल या कि एवरेज एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की, दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की जो एंगल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो बॉन्ड एंगल कहते हैं। मतलब दो सिंपल वर्ड में कहिए तो दो बॉन्ड के बीच की जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल किन किन कारणों से, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, किन किन कारणों से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, किन किन कारणों से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होती है। तो फर्स्ट वन इज हाइब्रिड स्टेट। फर्स्ट वन अपन कहते हैं हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम, या कि परसेंटेज कैरेक्टर, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम या कि परसेंटेज कैरेक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है दैट इज द हाइब्रिड स्टेट या कि परसेंटेज कैरेक्टर। हाइब्रिड स्टेट या परसेंटेज कैरेक्टर, हाइब्रिड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट और परसेंटेज कैरेक्टर, हाइब्रिड स्टेट और परसेंटेज कैरेक्टर। तो अगर कोई एटम है, जैसे आपको मैंने बताया है कि अगर कोई एटम sp हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है कि कोई एटम अगर sp हाइब्रिड है तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वह होती है 180 डिग्री। अगर कोई एटम sp हाइब्रिड है तो उसकी बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री। अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिड है तो उसकी बॉन्ड एंगल होती है, अगर sp2 हाइब्रिड है तो बॉन्ड एंगल हो जाती है 120 डिग्री। अगर कोई एटम अगर sp3 हाइब्रिड है तो बॉन्ड एंगल हो जाती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर sp3d हाइब्रिड स्टेट है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो अगर sp में कहा जाए तो कितना परसेंटेज, तो एक s और 2p है, मतलब दो में से एक s है, तो यहाँ 25% है। यहाँ पर कितना है, तो कहीं एक s और 2p मतलब 3 ऑर्बिटल, एक s और 2p मतलब 3 में से एक s है, तो 1 में 1/3, तो 100 में कितना, तो 1/3 इंटू 100 है ना। 100 में कितना, तो 100 में कितना, तो 1/3 इंटू 100 मतलब 33.3% करेक्टर। सॉरी यहाँ पर 50% हो गया ना जी, सॉरी sp मतलब एक s और p, तो ये 50% है, यहाँ 33.8 है। यहाँ पर क्या हो गया, तो एक s और 3p, तो 4 में से एक s है, तो ये 25% है। और यहाँ पर क्या है, तो एक s 3p, 3 1 4 1 5, 5 में से एक s है, तो ये 1/5 इंटू 100 मतलब ये 20% हो गया। तो जरा देखिए जब 50% करेक्टर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, 33.3% है तो 120 डिग्री है, 25% है तो 109 डिग्री 28 मिनट, 20% है तो 90 डिग्री की हो गया, और कुछ एंगल 120 भी हो जाता है ऐसे। तो ये 90 डिग्री और 120 मतलब ज़्यादा, 90 120 भी कुछ होता है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है
यहाँ पर और घटा, और यहाँ पर और घटा, और यहाँ पर और घटा। मतलब अगर हाइब्रिड स्टेट में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ती चली जाती है ना। जैसे यहाँ 20% से 25%, 33.3%, 50%। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है, जो बॉन्ड एंगल होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज कैरेक्टर के। किसी एटम के हाइब्रिड स्टेट में जितनी ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगी, किसी एटम के हाइब्रिड स्टेट में जितनी ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगी, उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो जो बॉन्ड एंगल होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो जिसकी परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि राइट बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन CO2 CO3-2 and CH4। तो यहां पर देखिए ये सेंट्रल एटम सब में कार्बन है, तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट अगर आप निकालें तो CO2 में कार्बन के हाइब्रिड स्टेट आपको मैंने निकालने के लिए बताया है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2-4। तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, तो 2 12 4 16, 16 को 2, मतलब यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp आएगी, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 आएगी, और CH4 में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट ऑब्वियसली कार्बन 4 सिग्मा बनाता है, इसे नंबर ऑफ हाइब्रिड 4, तो यहाँ पर sp3 होगी। तो अगर यहाँ कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड के बीच की जो एंगल होगी 180 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तीसरी जो बॉन्ड एंगल ऑर्डर होगी, तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या होगी, तो बेसिक यहाँ पर CO2 की जो बॉन्ड एंगल होगी ज़्यादा होगी किससे, तो CO3-2 से ज़्यादा होगी किससे, तो CH4 से। तो जो बॉन्ड एंगल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर की, या कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है हाइब्रिड स्टेट के ऊपर। तो यदि हाइब्रिड स्टेट sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, अगर sp2 है तो 120, अगर sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। या सीधे कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के। नाउ सेकेंड फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेकेंड फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, दैट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर, यदि हम लोग कंसीडर करते, आप मीथेन कंसीडर करिए CH4, तो CH4 में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, तो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, यहां कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp3 है। क्यों, क्योंकि कार्बन ने 4 सिग्मा बना रखा है। उस तरह से अगर हम लोग कहें NH3 ले लेते हैं, यहां पर नाइट्रोजन बेसिस की शेप अगर कहें तो पिरामिडल होती है, और इसके पास एक लोन पेयर, तो यहां भी नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बना रखा है, एक लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब इसकी भी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या sp3। अगर H2 को ले लेते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो यहां भी ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहां 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर, तो 4, तो हाइब्रिड स्टेट sp3। तो सबकी तीनों की हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp3 है। तीनों में सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp3। मतलब यहां भी बॉन्ड एंगल
थ्योरी के अनुसार 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट तो होती है, लेकिन इसकी बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली 107 डिग्री होती है और यहाँ पर 104.5 डिग्री होती है। तीनों में कार्बन की भी हाइब्रिड स्टेट sp3, नाइट्रोजन की भी sp3, ऑक्सीजन की भी sp3। तो तीनों की बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन नहीं, मीथेन में तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ती हैं, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ती हैं, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो आपने पढ़ा है कि जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचती है, इस कारण से जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ज्यादा रिपल्सन लगाता है। ध्यान दीजिए, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, वैसे यहां पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, अगर जो बॉन्ड में अभी यहां पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींच रहा है, जबकि यहां पर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेंट्रल एटम की भी न्यूक्लियस खींचता है और टर्मिनल एटम, जैसे आप टर्मिनल एटम कहते हैं, सेंट्रल एटम की न्यूक्लियस भी खींचता है और टर्मिनल एटम की न्यूक्लियस भी खींचता है। तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, उसे दो एटम की न्यूक्लियस खींचती, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, जिसके कारण लोन पेयर मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मोर रिपल्सन लगाता है देन बॉन्ड पेयर। तो अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आता है, यदि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर, इसे हाईलाइट कर देते हैं, है ना, टोपी पहना दी, इसको सुंदर लगेगा, तो दो टोपी पहना दीजिए और सुंदर लगेगा। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता, तो ये बॉन्ड में बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा रिपल्सन लगाता, कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन लोन पेयर को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींच रहा है, इस कारण से ये मोर रिपल्सन लगाता है। तो मोर रिपल्सन लगाने से क्या होती है, तो बॉन्ड एंगल घट जाती है। मोर रिपल्सन लगाने से क्या होती है, तो बॉन्ड एंगल घट जाती है। तो जो लोन पेयर होता है वह एग्जर्ट करता मोर रिपल्सन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एग्जर्ट करता मोर रिपल्सन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एग्जर्ट करता है मोर रिपल्सन, जिसके कारण बॉन्ड की जो एंगल है वो क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एग्जर्ट करता मोर रिपल्सन, जिसके कारण क्या होती है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाती है। तो जो बॉन्ड एंगल होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, तो ग्रेटर विल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जितनी ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी सेंट्रल एटम के ऊपर, तो सेंट्रल एटम के ऊपर ज्यादा लोन पेयर होगी तो रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, जिसके कारण बॉन्ड की जो एंगल होगी वो क्या होगी, तो डिक्रीज करेगी। तो ग्रेटर विल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी, ग्रेटर विल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी सेंट्रल एटम पर, ग्रेटर विल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली लेसर विल बॉन्ड एंगल, या कि स्मॉलर विल बॉन्ड एंगल, उतनी छोटी होगी क्या, तो बॉन्ड एंगल, स्मॉलर विल बॉन्ड एंगल। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है, जो बॉन्ड एंगल होती वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास जितनी ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगी, बॉन्ड एंगल उतनी कम होगी। तो बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, मतलब दो बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल को मेजर करते हैं डिग्री एंड मिनट्स में। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में फर्स्ट वन इधर हाइब्रिड स्टेट की परसेंटेज करेक्टर, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज करेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल है। या कि हाइब्रिड स्टेट, अगर sp हाइब्रिड स्टेट है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 है तो 120, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो हाइब्रिड स्टेट या कि परसेंटेज करेक्टर, जितनी ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए सबकी हाइब्रिड स्टेट तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल सबकी 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल,
यदि सेंट्रल एटम के ऊपर मौजूद होती है लोन पे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड एंगल को क्या करता है, तो डिक्रीज कर देता है। यही कारण है कि मीथेन की जो बॉन्ड एंगल होती है 190-28 मिनट, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर एक लोन पेयर आने से और घट गया, यहाँ 2 लोन पेयर आने से और घट गया। तो सेंट्रल एटम के पास जितनी लोन पेयर होगी बॉन्ड एंगल उतनी कम होगी। मतलब आप कह सकते हैं जो बॉन्ड एंगल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट बॉन्ड एंगल इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो थर्ड फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट बॉन्ड एंगल इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ए में, इसमें ए में ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या है, तो वह एटम जिससे ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड होती है। जैसे अगर अपन ले लें ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो यहां पर ए इज द सेंट्रल एटम। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की उतना, जैसे अगर तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगी वो ए के ज्यादा नजदीक आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर हुई तो जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वह सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक जाएगा। जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक। तो अगर यहां रहता, मान लेते हैं कि यदि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां रहता, तो अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर यहां रहता तो दूरी ज्यादा होती। तो अगर यहां दूरी ज्यादा होती तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होता, लेस होता। लेकिन अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन नजदीक हो गई हैं तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन नजदीक कब हो गई, जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या होगा, मोर होगा, मोर होगा। तो ग्रेटर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर बिल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, लेसर बिल उतनी कम होगी। लेसर बिल डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होगी दूरी। सो ग्रेटर बिल इस कारण से ज्यादा होगी, ग्रेटर बिल रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, एंड हेंस हायर बिल बॉन्ड एंगल, एंड हेंस हायर बिल बॉन्ड एंगल। तो उतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जो बॉन्ड एंगल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के मोर नियरर आता जाएगा। तो जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के मोर नियरर आता जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगी। तो रिपल्सन ज्यादा होने से क्या होगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि जो बॉन्ड एंगल ऑर्डर होती है, बॉन्ड एंगल ऑर्डर जैसे आप कह दिए H2O की,
ज़्यादा होती है H2S से, ज़्यादा होती है H2SC से, ज़्यादा होती है H2T से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है सेलेनियम से, ज़्यादा होती है टेल्यूरियम से। तो सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होगी, बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल एटम के नियर चलता जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप ले लीजिए NH3 की बॉन्ड एंगल ज़्यादा होती है PH3 से, ज़्यादा होती है SH3 से, ज़्यादा होती है SPH3 से। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। उस तरह से इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, तो ऑब्वियस जैसे मान लेते A है, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा हुई, ये B है, टर्मिनल मतलब ये इट इज और ये आपका क्या तो सेंट्रल एटम है, ये आपका क्या तो सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है। और ये आपका क्या तो टर्मिनल एटम, ये टर्मिनल एटम है, ये क्या है तो टर्मिनल एटम, ये क्या तो टर्मिनल एटम। तो ऑब्वियस है कि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन खिसकता 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 बी के नजदीक आ जाएगा, मतलब टर्मिनल एटम नजदीक आ जाएगा। तो अगर इसके नजदीक आएगा तो यहाँ रिपल्सन क्या होगी, तो घट गई। तो अगर रिपल्सन लेस हो गई, अगर रिपल्सन लेस होगी तो ये दोनों बॉन्ड और नजदीक आ जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीज करती है, यदि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी टर्मिनल एटम की ज्यादा हुई, यदि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी टर्मिनल एटम की ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगी। अगर रिपल्सन कम हुई, रिपल्सन कम गया तो और नजदीक आ जाएगा, और घटेगा तो और नजदीक आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सेकेंड फैक्टर, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो ग्रेटर बिल इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर बिल इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, लेसर बिल what तो ग्रेटर बिल इलेक्ट्रॉनिगेटेड टर्मिनल एटम, ये लॉन्गर बिल डिस्टेंस बिटवीन, लॉन्गर बिल डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड हेंस so lesser bill बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो उतनी कम होगी क्या, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड हेंस लेसर बिल बॉन्ड, उतनी कम हो जाएगी क्या, तो बॉन्ड लेसर बिल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अगर ज्यादा हुई, यदि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा हुई तो जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो टर्मिनल एटम के नीचे नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण रिपल्सन घट जाएंगे। रिपल्सन अगर घट गई तो बॉन्ड एक दूसरे के और नजदीक आ जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल घट जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, लेकिन इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो टर्मिनल एटम की, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ठीक है, तो मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गई, बॉन्ड एंगल इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल हो गई किसके, तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम।
तो फॉर एग्जांपल जैसे जो बॉन्ड एंगल होती है, जो बॉन्ड एंगल होती H2O की ज़्यादा होती है F2O से। क्यों? क्योंकि यहाँ टर्मिनल एटम फ्लोरीन है। H2O में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और F2O में क्या है? तो यहाँ टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ने से, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ने से क्या होगी? तो बॉन्ड एंगल घट गए। उसी तरह से और भी कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होती है NH3 की ज़्यादा होती है NF3 से। क्यों? यहाँ टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, मतलब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ गई, मतलब बॉन्ड एंगल घट गई। मतलब इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, इन शॉर्ट कि जो बॉन्ड एंगल होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ टर्मिनल एटम, ऑफ टर्मिनल एटम। तो जो बॉन्ड एंगल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो बॉन्ड एंगल क्या है? तो एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड ऑर्बिटल, दो बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच की जो एंगल होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को जनरली मेजर करते हैं हम डिग्री और मिनट्स में। बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर पहला तो हाफ स्टेट या कि परसेंटेज करेक्ट है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगी। दूसरा लोन पे आने से बॉन्ड एंगल घट जाती है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा हुई तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, ओके, बाय।